हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम सिलेबस की सीरीज में आज चर्चा करने वाले हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि जीएस पेपर 1 में हर सवाल का जवाब हमने दिया है ताकि विद्यार्थी को सिलेबस को समझने के साथ साथ पता चले कि कितना समय उसमें लगता है, वो प्रीलिम्स में आता है या मेंस में आता है, उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स क्या क्या है। हर सवाल का जवाब जीएस पेपर 2 में भी हम देना चाहते हैं। उसी कड़ी में आज का यह वीडियो आपको समर्पित है। प्राइस इंक्रीज होने वाला है। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लेकर आ रहे हैं 1 जुलाई को न्यू फ्रेश बैच। और याद रखिए कि यह ऑफर 30 जून को कंप्लीट होगा और उसके बाद 10% प्राइस इंक्रीज होंगे। 3 बैच मंजिल बैच बाइलिंगुअल बैच हैं, अचीवर्स बैच इंग्लिश मीडियम बैच है और लक्ष्य बैच हिंदी मीडियम बैच है। ये तीनों बैच आप देख सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में। 2026 के विद्यार्थियों के लिए न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 26-27 वाले विद्यार्थी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन में आप एमके लाइव रिफर कोड यूज कर सकते हैं ताकि आपको एक डिस्काउंट मिल सके। जो प्राइस या जो बेस्ट ऑफर हो सकता है उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर रिफर कोड यूज करना है। रिफर कोड मतलब एक डिस्काउंट कोड होता है, बस इसका मतलब इतना रहेगा कि आप हमारे माध्यम से जुड़ रहे हैं। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम अब उन विद्यार्थियों के लिए भी ओपन कर दिया गया है जो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते, एक्सक्लूसिवली 2025 के मेंस की बात करें, 24 के मेंस की बात करें जो इस बार पास होने वाले हैं, उनके लिए भी क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जुलाई में 2 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। और अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें मेंटरशिप्स आपको मिलती है, उसमें अब और भी फीचर्स बहुत बेहतरीन जुड़ गए हैं। ऑलरेडी आपको डेली आंसर राइटिंग और मेंटरशिप पीडीएफ बुकलेट के ऑप्शंस तो थे ही, अब उसके साथ साथ एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन दिया जा रहा है, एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस दिया जा रहा है, क्विक रिवीजन मॉड्यूल दिया जा रहा है ताकि आप एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ सके। इसमें आपको फीस ज्यादा लगती है लेकिन क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं। प्लस और आइकॉनिक दोनों की क्लासेस सेम एजुकेटर लेते हैं। ऑप्शनल कार्निवर में आप अलग अलग ऑप्शनल के साथ शुरुआत कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर 2। सिलेबस यूपीएससी ने मेंस में ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो ये जीएस पेपर 2 जनरल स्टडी पेपर 2 का डिटेल सिलेबस जो मेंस में यूपीएससी ने दिया है। यूपीएससी ने 20 पॉइंट्स में इस सिलेबस को एक्सप्लेन किया या 20 पैराग्राफ में सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। हमने उस 20 पॉइंट या 20 पैराग्राफ्स को 20 यूनिट में बदल दिया है। इस पेपर में यदि हम बातचीत करें तो इस पेपर में विषय कौन कौन से यूपीएससी पूछती है? इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी के बाद इसमें आता है गवर्नेंस, जिसको हम कहते हैं शासन प्रणाली, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। मतलब इस जीएस पेपर 2 में यूपीएससी आपको 4 अलग अलग विषय से प्रश्न पूछती है मेंस में। पर हम इसमें सब डिस्कस करेंगे। प्री में कौन आएगा, कौन केवल मेंस में आएगा, कौन दोनों में आएगा, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो जीएस पेपर 2 इसका सिलेबस अब हम समझने जा रहे हैं। एक तरफ हम ओरिजिनल सिलेबस देखेंगे जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दिया है और दूसरी तरफ मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताते चलूंगा। इसका ऑफिशियल नाम जीएस पेपर 2 का है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ये ऑफिशियल नाम है, यूपीएससी ने पेपर 2 जीएस पेपर 2 का रखा है। आइए जरा देखते हैं यूनिट 1 में क्या दिया गया। यूनिट 1 में लिखा है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब इसमें हमें पढ़ना है 1773 से लेकर 1947 की बातचीत, फिर
विकास मतलब पूरे संविधान का निर्माण, क्या क्या कैरेक्टर है, कैसे बदल सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मतलब पूरा संविधान ही समझ लीजिए। और बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती मामले में आया था, अगर आप इसको हमारे अनुसार देखना चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर तो भारत की आजादी तक के जितने भी अधिनियम थे वे सभी, साथ ही साथ भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान है, सभी चीजों को वेल डिफाइन करने की कोशिश की गई है, भाषा थोड़ी सी उत्कृष्ट यूज की गई है संविधान के संशोधन और मूल ढांचे में। केशवानंद भारती मामला, उसके पहले का गोलकनाथ मामला, 9वीं अनुसूची और उससे जुड़े हुए विवाद और प्रमुख संविधान संशोधन अभी तक कौन कौन से हुए हैं, इन सभी पहलुओं पर गौर करना है, इन सभी बातों पर ध्यान देना है। दूसरी यूनिट ये पॉलिटी है भारतीय राज्य व्यवस्था का, 1 से लेकर लगभग 10 यूनिट में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान दिया गया है। मैं लास्ट में 10वीं यूनिट में बताऊंगा कि कितना समय इसको लगना चाहिए और ये किस किस में आएगा। तो अभी तो 1 से लेकर 10 यूनिट देखते चलते हैं। दूसरी यूनिट में लिखा है संघ और राज्यों के कार्य, मतलब संघ सरकार का क्या काम है, मतलब हमारे देश की जो दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार होती है, जिसको संघ सरकार ऑफिशियली कहा जाता है, उसका क्या काम है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, संघीय ढांचे से जुड़े हुए विषय क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चैलेंजेस क्या क्या है, केंद्र और राज्य के लिए या फिर पंचायतों के लिए जो शक्तियों का वितरण किया गया है, आर्थिक शक्तियां किसके पास हैं, कौन किसको दान अनुदान देता है, इन सभी पहलुओं पर बातचीत की जाती है। रियलिटी में हम केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय विभाजन पढ़ते हैं कि संविधान में किसको कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई है, किस विषय पर कौन कानून बना सकता है, पर इसी में हमें पंचायतें भी पढ़नी है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच में इस समय तनाव क्यों होता है, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र की सरकार में, पंजाब की सरकार और केंद्र की सरकार में, तमिलनाडु की सरकार और केंद्र की सरकार में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते, तो उसके क्या कारण हैं, नए राज्यों की जो मांग उठती है उसके पीछे के क्या कारण हैं, राज्यपाल का जो मुद्दा है वो यहां पर काफी चर्चा में आ जाता है। तो यूनिट 2 में मोटे तौर पर ये सिलेबस है। यूनिट 3 में दिया है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण मतलब यहां हमें पढ़ना होता है कि संसद और न्यायपालिका कैसे अलग अलग हैं, संसद क्या काम करेगी, न्यायपालिका क्या काम करेगी, साथ ही साथ संसद का काम क्या है और सरकार का काम क्या है, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के कामों की बातचीत होती है। और यदि उनमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए, यदि उनमें किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, तो क्या संविधान में व्यवस्था की गई है उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। चौथी यूनिट में दिया है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। इसमें हम अपने देश के संविधान का कंपैरिजन अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, रूस के संविधान से, चीन के संविधान से और कभी कभी जर्मनी और कनाडा के संविधान से भी करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो चर्चा में आया हो तो इसमें हमें तुलना करनी पड़ती है। पर यह यूनिट आप तभी समझ पाएंगे जब आपने भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान को कंप्लीटली समझ लिया हो। इसलिए हम इस यूनिट को कहते हैं कि बाद में पढ़ना चाहिए। ये यूनिट 4 है। यूनिट 5 सबसे बड़ी यूनिट है, संसद और राज्य की विधायिका, मतलब हमारे देश में केंद्र में जो राज्यसभा लोकसभा है उसकी बात, फिर हर एक राज्य में जो विधानसभा है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं, वो कैसे कानून बनाता है, उसकी क्या क्या शक्तियां होती है, वहां बैठे हुए लोगों के क्या स्पेशल पावर होती है और इससे जुड़े हुए अलग अलग विषय होते हैं। यूनिट 5 को हमारे अकॉर्डिंग हम 2 भागों में पढ़ते हैं। पहले भाग में संसद और राज्य विधानमंडल से संवैधानिक प्रावधान पढ़ते हैं और दूसरे भाग में कि वो रियल में काम कैसे करते हैं, कैसे विधेयक को कानून में बदला जाता है, विधेयक कैसे पारित किया जाता है, संविधान में क्या प्रक्रिया दी गई है, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चाएं होती है। साथ ही साथ हम इसमें कोशिश करते हैं कि इस समय इस जो मुद्दे खड़े हो रहे हैं, जैसे कि कई बार चर्चाएं संसद में नहीं होती है, तो ज्वलंत मुद्दे क्या है कि समय बर्बाद होता है, संसद में लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा इसमें की जाती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य सरकार के मंत्रालय, विभाग,
प्रभावक समूह मतलब दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ शासन प्रणाली में उनके रोल। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, यहां तक कि जो भी कार्यपालिका के हिस्से में आते हैं, और केंद्र के साथ साथ राज्य की कार्यपालिका पर भी यहां चर्चाएं की जाती है। साथ ही साथ हमारे देश में सरकार के अलावा भी कुछ थर्ड पर्सन हैं जो नीतियां प्रभावित करते हैं। जैसे किसान आंदोलनों के कारण कानून वापस लेना पड़ा, तो इसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे जो दबाव समूह हैं, कुछ औपचारिक है, कुछ अनौपचारिक दबाव समूह होते हैं, मजदूर संघ होते हैं, अलग अलग कर्मचारियों का अपना अपना संघ होता है। तो वो कैसे नीतियों को प्रभाव डालते हैं, कभी कभी विद्यार्थी और महिलाओं के जो आंदोलन उत्पन्न होते हैं उनसे क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, यहां पर हमें उन मुद्दों पर ध्यान देना होता है। कार्यपालिका की मतलब संरचना कैसी है, कैसे वो काम करते हैं, कौन से मंत्रालय और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। साथ ही साथ संघ और राज्य की तुलना कार्यपालिका की जाती है। इसी के साथ भारत अमेरिका के कार्यपालिका की भी तुलना की जाती है। न्यायपालिका में हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका में हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट, न्यायपालिका में अधीनस्थ न्यायालय मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ग्राम न्यायालय है, परिवार न्यायालय है। इस प्रकार के न्यायालय का गठन क्यों किया गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, कब गठन किया गया, हमारे देश में न्यायपालिका किस तरीके से अलग है, स्वतंत्र है, उन सभी पहलुओं पर भी हम गौर करते हैं ताकि चीजों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। फिर 7वीं यूनिट में हम पढ़ते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या होता है भाई, मतलब हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो उसके लिए कानून बनाया गया है संविधान के बनने के बाद। उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं कि कौन सा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, जो बेसिक बातें संविधान में दी। उसके अलावा इस कानून में कई सारे प्रोविजन है कि अगर किसी को सजा मिल जाती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है क्या, उम्मीदवारी रद्द करने के क्या नियम होंगे, लोकसभा में किस प्रकार की विशेष शक्तियां होगी किसी सदस्य को हटाने के लिए। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में व्यक्ति के चुनाव संबंधी सारी बातचीत इसी में पढ़ी जाती है। इसके भी सवाल आपको डायरेक्टली कई बार मिल जाएंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1950-51 के अलावा भारत निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन आदर्श आचार संहिता क्या होती है, दल बदल विरोधी कानून क्या है, एक मतदाता सूची और निहितार्थ क्या है, और राजनीतिक अपराधीकरण पर बातचीत करते हैं। फिर 8वीं यूनिट में पढ़ना होता है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। मतलब हमारे देश में कई संविधान के द्वारा बनाए गए आयोग हैं, बहुत बड़े बड़े संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे यूपीएससी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक भी हैं जो कानून के माध्यम से बनाई गई हैं। असंवैधानिक का मतलब गलत वाली होती है। इसमें हमें पढ़ना पड़ता है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल के अलावा हमें इसमें अटॉर्नी जनरल पढ़ना पड़ता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो कि समाप्त हो गया है पर इस पर चर्चाएं चलती रहती हैं। सीएजी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। पर इसके अलावा भी नीति आयोग जैसी संस्था भी है। तो ऐसे आयोग, ऐसी बातें जो कि हमारे संविधान में या तो वर्णित है या बाद में कानून के माध्यम से बनाई गई है, और उनका क्या रोल है। 9वीं यूनिट में हमें पढ़ना होता है सावधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, क्वेसी जुडिशरी बॉडी, जैसे कि हमारे यहाँ पर ट्राई है जो कि जैसे बीएसएनएल, रिलायंस या फिर जियो, इनके बीच में अगर किसी भी प्रकार के कस्टमर का नुकसान कर रहे हैं ये, तो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है कि सही तरीके से काम करे। शेयर मार्केट में सही तरीके से काम हो तो वहां पर सेबी वर्क करता है। अलग अलग जगह पर जैसे बैंकों के लिए आरबीआई काम करता है। तो कई सारी संस्थाएं रेगुलेटरी बॉडी के रूप में बनाई गई है, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय विधि आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, एनआईए, टीआरएआई, ट्राई, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो हमारे देश का ग्रीन कोर्ट कहलाता है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, आजकल जिसकी चर्चाएं हैं, सब लोग डरे रहते हैं जिससे। तो ये 9वीं यूनिट में हम पढ़ते हैं।
और 10वीं यूनिट जो कि पॉलिटी की आखिरी यूनिट है, सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्र में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। मतलब सरकार किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करती है, उद्योगों को कैसे प्रभावित करती है, एमएसएमई के लिए सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या पॉलिसी है, बच्चों के लिए सरकार किस तरीके से ध्यान दे रही है, ऐसे हर पहलुओं पर हम इसमें गौर करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें कई प्रकार की पॉलिसीज पर डिस्कशन किया जाता है, पॉलिसी बनाने के उद्देश्यों पर बात करते हैं। ये जीएस पेपर 2 में यूनिट 1 से लेकर 10 तक पॉलिटी कहलाता है या संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें अगर हम बात करें तो ये प्री और मेंस दोनों में आता है। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में इसके लगभग 15 से 18 सवाल आते हैं और मेंस में 5 प्रश्न 10-10 नंबर के और 5 प्रश्न 15-15 नंबर के आते हैं। लालियो 125 नंबर, आधा पेपर यही होता है पॉलिटी का जीएस पेपर 2 में, और काफी अच्छे सवाल आते हैं। इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत बढ़िया से 120 घंटे से लेकर 130 घंटे बहुत पर्याप्त है। अगर कोई एजुकेटर, अच्छा एजुकेटर, ईमानदारी वाला है तो कुछ आजकल एजुकेटर है जो फंडामेंटल राइट्स को 100 घंटे पढ़ाते हैं, शायद उनको मजा आता है बच्चे का करियर बिगाड़ने में, और बच्चे को बार बार बोलते जाएंगे देखा इतना डीप में कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, पर वास्तविक रूप में बच्चा भोला होता है, वो बेचारे के चक्र में फंस जाता है, पूरा करियर चौपट हो जाता है। आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट से एक हाथ सवाल आएगा प्रीलिम्स में और मेंस में, तो आप उसको इतना मत वेटेज दे दीजिए कि बाकी चीजें ना पढ़ सके। पार्लियामेंट भी पढ़ना है, बाकी चीजें भी कवर करनी है, कंपैरिजन भी करना है, पूरी कार्यपालिका पढ़नी है, और कई बार फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि उनपे केस कई सारे मामले आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो कुछ लोग अपना ज्ञान दिखाने के लिए बच्चे के करियर के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। 300 घंटे पढ़ाने वाले मास्टर भी देखे मैंने पॉलिटी में, और मैंने पूछा कि क्या पढ़ाते हैं तो बोले बहुत अद्भुत पढ़ाते हैं। उन बच्चों से मैंने पूछा कि संघ किसे कहते, फेडरल किसे कहते, तो उनको फेडरल नहीं पता और बहुत डिटेल में 300 घंटे पढ़ा दिए। मैं मानता हूं कि शिक्षक की गलती नहीं होगी, लेकिन शिक्षक ये तो समझे कि हमें इस बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है, न कि उसको पीएचडी करानी है। परीक्षा का सिलेबस जितने टाइम में हो सकता है उस पर गौर किया जाए। और यदि इसमें आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हुई, सुभाष कश्यप की किताब हुई, तो 100 घंटे बहुत पर्याप्त है। मेरे हिसाब से 225 से लेकर 230 घंटे बहुत ही सफिशिएंट है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये पूरा आधा पेपर है। लेकिन अभी आधा पेपर बाकी है। 11वीं यूनिट से शुरू होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागृह और अन्य पक्षों की भूमिका है। डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, द रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी। आपने देखा होगा पर्यावरण में कई प्रकार के एनजीओ हैं जो सरकार पर संरक्षण के लिए दबाव डालते हैं, आंदोलन करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिला सशक्तिकरण में बड़ा रोल निभाते हैं। सोशल जस्टिस करते हैं ये, जो दबे हुए लोग हैं उनकी आवाज बनते हैं, ये जो संरक्षण के लिए जरूरी है उन लोगों की आवाज बनते हैं। तो सोशल जस्टिस में इनका बड़ा रोल है। तो पहला टॉपिक जो सोशल जस्टिस में आपको पढ़ना है, सरकार के अलावा भी, विपक्ष के अलावा भी एक थर्ड पर्सन है जो मीडिया के रूप में हो सकता है, एसएचजी के रूप में हो सकता है, एनजीओ के रूप में हो सकता है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हो सकता है, उसकी जानकारी पढ़नी है। केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं। अब अति संवेदनशील वर्ग का मतलब महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, दिव्यांग, इस प्रकार के जो लोग होते हैं इनके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार इनके लिए सामाजिक न्याय कैसे तय कर रही है, सरकार अपनी नीतियों में इन्हें कौन कौन सी विशेष सुविधाएं प्रदान कर रही है, इनका विस्तार से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह भी सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र और सेवाएं, यहां पर सरकार की
इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या खर्चे हैं, सरकार कौन सी योजनाएं ला रही है, सरकार किन उद्देश्यों को या किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है, ऐसी कई चीजों पर हम इसमें चर्चाएं कर सकते हैं। मतलब मोटे तौर पर कहें तो हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, इन सभी को भी सोशल जस्टिस के रूप में पढ़ना होता है। इसी से पता चलता है कि हमारे देश में हेल्थ वाला सेक्टर सरकार कितना ज्यादा बारीकी से देख रही है। और 14वीं जो यूनिट होती है, गरीबी और भुखमरी से जुड़ा हुआ विषय, ये वैसे आपको पॉलिटी में भी पढ़ना होता, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना होता है, पर यहां पर हम इसको पॉलिटिकल वे में देखते हैं कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के साथ साथ संविधान इसके लिए क्या दिशा निर्देश देता है, हमारे लिए क्या क्या व्यवस्था इसमें की गई है। तो ये 14 यूनिट तक का जो सिलेबस है, ये कहलाता है 11 से 14 तक की यूनिट सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस को कवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे बहुत पर्याप्त होते हैं। कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, मेरे हिसाब से बुक तो नहीं, लेकिन करंट अफेयर जरूर पढ़िए। इसमें 60 घंटे बहुत पर्याप्त हैं इस सिलेबस को बेस्ट करने के लिए। ज्यादा फैलने की कोशिश इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि ये वो टॉपिक है जो दोहराव करेंगे, इकोनॉमिक्स में आएंगे, करंट अफेयर में आएंगे, इनकी चर्चाएं बार बार होती ही रहती है। पर यहां जो सबसे जरूरी बात है, ये केवल मेंस में आते हैं लाल लालियों, केवल मेंस में। इसमें एक सवाल बनता है 10 नंबर का, और एक सवाल या कभी कभी 2 सवाल बन जाते हैं 15 नंबर के। तो कभी 30 नंबर का पूछा जाता है, कभी 40 नंबर का पूछा जाता है। इस तरीके से 3 सवाल तक का इसका मटेरियल रहता है। हाँ, 4 सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं अगर उस समय करंट में काफी ज्यादा सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई चर्चाएं हो रही हो। 15वीं यूनिट में आ जाता है गवर्नेंस, जिसको कहते हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में अब आप लोगों की बातचीत होगी, प्रशासक की बातचीत होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, शासन व्यवस्था में कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कामों को तीव्र किया जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई जाए, चीजों को कैसे फास्ट किया जाए, काम कैसे बेटर इफिशिएंटली किया जाए, सरकार की या प्रशासक की जवाबदेही कैसे तय की जाए, ई गवर्नेंस के क्या उपयोग किए जा सकते हैं, कौन कौन से सफल मॉडल दुनिया भर में है, भारत में है, क्या उसकी लिमिटेशन है। सिटीजन चार्टर का मतलब होता है कि हर सरकारी संगठन में लिखा होता है कि ये सरकारी संगठन नागरिक की क्या क्या मदद करता है, नागरिक के क्या क्या यहाँ अधिकार है, उनकी जवाबदेहिता क्या है। एक प्रकार से प्रशासनिक पूरे महकमे के बारे में यहां हम विस्तार से पढ़ते हैं। यहां 15 और 16 यूनिट है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिकाएं, इस डेमोक्रेसी में सिविल सर्विस का क्या रोल है, किस तरीके से देश की एकता और अखंडता में सिविल सर्वेंट ने रोल निभाया है। यहां कुछ केस स्टडी भी पढ़ना होता है ताकि हम उदाहरण बता सके आंसर लिखते समय। लाल लालियो, ये जो 15 और 16 ये 2 ही यूनिट कहलाती है गवर्नेंस या शासन प्रणाली। अच्छी बात यह है कि इसका प्री में सवाल जनरली नहीं बनता, वो करंट अफेयर होता है, पर ये एक्सक्लूसिवली मेंस में आता है। इसको कवर करने के लिए 40 घंटे बहुत पर्याप्त हैं, और कोई भी करंट अफेयर या कुछ अतिरिक्त पढ़ना हो तो 30 घंटे बहुत पर्याप्त हैं। मतलब 60-70 घंटे में इसको डुबो डुबो के पढ़ा जा सकता है और अद्भुत तरीके से तैयारी की जा सकती है। यदि कोई विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहे तो एक बढ़िया तरीका यह माना जाता है। अब 17वीं यूनिट से आ जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध IR। इसमें 17, 18, 17, 18, 19 और 20 4 यूनिट में IR पढ़ना है। भारत और इसके पड़ोसी देश जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, भारत और इंडोनेशिया, इन सभी के बारे में हम चर्चाएं इसमें करते हैं। और जानना होता है भारत नेपाल, भारत भूटान, ये जो पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध है। फिर 18वीं यूनिट में हमें पढ़ना पड़ता है बाइलेटरल, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, जैसे कि हमारे आसियान की बात कर सकते हैं, सार्क की बात कर सकते हैं, या फिर बिम्स्टेक की बात कर सकते हैं, G7, G20 की बात इसमें होगी। साथ ही साथ और भी जो कोई नए संगठन इसमें बन रहे हो जो कि एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं।
किस प्रकार के यहाँ पर एग्रीमेंट होते हैं, किस तरीके से वो भारत के निर्णयों को प्रभावित करते, भारत उसके अनुसार क्या पॉलिसी बनाता है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा इसमें की जाती है। इसी में हम बातचीत करते हैं विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देशों के साथ भारत के क्या संबंध है। जैसे 19 यूनिट में दिया है, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की क्या नीतियां हैं, क्या राजनीति का प्रभाव है, और पूरे दुनिया भर में जो भारतीय प्रवासी है वो पूरी दुनिया को भारत से कैसे जोड़ते हैं, उनके कारण हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है, हमें उनके बचाव के लिए, उनको दूसरे देश में रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने होते हैं। मतलब इसमें संपन्न देशों के साथ, गरीब देशों के साथ हमारी नीतियां, इन सभी चीजों के साथ हम किस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये पढ़ना होता है। मतलब चीन के जैसे पड़ोसी वाला हो गया, फिर रूस के साथ भी हम इसमें पढ़ेंगे, भारत रूस, भारत अमेरिका, फिर भारत और यूरोपियन देश, इन तरीके के संबंधों के साथ भारत ब्राजील, भारत दक्षिण अफ्रीका, इन पर भी चर्चाएं होती है। और आखिरी यूनिट होती है इस पेपर की, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, इनके क्या आदेश होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजों को देखना होता है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम इसमें चर्चाएं करते हैं, जिसमें या तो भारत सदस्य है या फिर भारत सदस्य बनने वाला है। इस तरीके के अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भारत के लिए क्या महत्व है, कॉमनवेल्थ जैसे संगठनों का भारत के लिए क्या औचित्य है, इस प्रकार की चीजों पर इसमें ध्यान दिया जाता है। मोटे तौर पर कहे तो यूनिट 20 आखिरी यूनिट है जीएस पेपर 2 की, या ये 20वां पॉइंट आखिरी यूनिट है। आपको मैं बता दूं कि ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में इसके 7 से 8 सवाल आ जाते हैं, और मेंस में इसके जो प्रश्न आ जाते हैं लगभग 5 से लेकर कभी कभी 6 प्रश्न भी आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 2 से 3 प्रश्न 10-10 नंबर के, या 2 से 3 प्रश्न 15-15 नंबर के आ जाते हैं। गवर्नेंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि गवर्नेंस की अगर हम बातचीत करें तो गवर्नेंस में कितने सवाल आएंगे, तो गवर्नेंस में 2 सवाल आते हैं, कभी कभी 3 आ जाते हैं। इसमें 2 सवाल हो सकते हैं 15-15 नंबर के हो, और एक सवाल 10 नंबर का हो, या 2 सवाल 10-10 नंबर के और एक सवाल 15 नंबर का हो। ये मैनेज किया जाता है। तो पेपर 2 में आधा पेपर तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है, और आधे पेपर में 3 पेपर है, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और IR। 10 सवाल इन तीनों से मिलकर आएंगे, और 10 सवाल पॉलिटी से आते हैं। मोटे तौर पर कहे तो याद रखना, इसमें पॉलिटी और IR पहला और चौथा प्री और मेंस दोनों में आता है, और जो दूसरा और तीसरा है वो केवल मेंस में आता है। उस पेपर को बाद में आप कवर कर सकते हो, उस पेपर मतलब उस सेगमेंट को आप प्रीलिम्स के बाद भी कवर कर सकते हो, क्योंकि कोई बड़ा सेगमेंट नहीं है, बड़े आसानी से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो केवल मेंस में जो यूनिट आती है, ये गलत है, केवल मेंस में जो यूनिट आती है हम कहेंगे कि वो ऐसी यूनिट है जो सोशल जस्टिस वाली 11 से लेकर तो सीधे तौर पर कहे 16 तक की यूनिट केवल मेंस में आएगी। बाकी 1 से लेकर 10 और 17, 18, 19, 20 ये प्री और मेंस दोनों में आती है। अगर आप देखना चाहे कि इसके लिए कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, तो लक्ष्मीकांत एक जानी मानी किताब है, लेकिन इसके जैसी और भी किताबें, ब्रज किशोर शर्मा जी की भी किताब आती है, भारतीय संविधान की अच्छी किताब है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी आप बहुत सारे राइटरों की किताब अपनी चॉइस से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये कंपलसरी है, यह आपने जरूर पढ़ना चाहिए मेंस के लिए। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये जो कक्षा 12वीं की 2 किताबें और ये जो कक्षा 11वीं की 2 किताबें हैं, ये कंपलसरी हैं। बाकी आपकी चॉइस है इन किताबों में बाकी चीज पढ़ना या नहीं पढ़ना, लेकिन ये 4 किताबें आप जरूर पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण होती है पॉलिटी जैसे विषय के लिए, एनसीईआरटी का ये वाला सेगमेंट। तो ये था जीएस पेपर 2, जिसमें विषय की जानकारी, जिसमें आपको यह भी पता चल गया कि उसका मतलब क्या है, कि विषय वास्तविक रूप में क्या पूछा जाएगा। आपको यह भी क्लियर हो चुका है कौन सी किताबें हो सकती हैं, यह भी पता है कि कौन सा प्री में आएगा, कौन सा मेंस में आएगा, और आपको यह भी पता है कि कितने सवाल किस में से आ सकते हैं।
इस सीरीज को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा ताकि सिलेबस की सीरीज में आपको हम पेपर 3 के बारे में और विस्तार से चीजें बता सके। इसको संभाल के रखा करिए, जब भी आपको सिलेबस समझने में दिक्कत जाती है इसका हमेशा आप यूज कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। पुनः याद दिला दूं कि यदि आप सी सेट की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लेकर आ रहे हैं एक बैच के साथ एक बैच फ्री, और वो भी मात्र 9,999 रुपए में, ताकि विद्यार्थी को सी सेट में जो डर है वो पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इस समय 24,999 में आप जीएस और सी सेट दोनों प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे जीएस 15,000 में मिल रहा है तो क्या बुरा है, तो 15,000 और 9,999 दोनों जोड़कर 24,999 में आप जीएस सी सेट दोनों प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, मिस मत करिएगा और तैयारी की एक सही शुरुआत करिए हमारे साथ। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।